हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनरल स्टडी एक्सप्रेस। अभी तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 भाग देखे हैं, जहां पर हमने संविधान का निर्माण, उनकी विशेषताओं के बारे में, प्रस्तावना तथा प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों के बारे में तथा भारतीय संविधान के भाग 1 राज्यों के संघ के बारे में विस्तार से जाना है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 4 में हम देखेंगे मूल अधिकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार की बात करें हम तो भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है एक विस्तृत विवरण। ठीक है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। संविधान का जब निर्माण किया गया था तो 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, पहला था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या फिर विदेशी। ठीक है, सेकंड अगर हम दूसरा बात करें तो ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है कि मतलब ये होता है कि राज्य मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और राज्य किन्हीं भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया है तो वह उचित है या अनुचित है, इसका निर्णय अदालत करती है। ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति है। ठीक है, तो न्यायोचित का मतलब होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। मूल अधिकारों को गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ वहां पर अपील कर सकता है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, परंतु संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, न कि किसी भी साधारण विधेयक के द्वारा। यानी कि अगर संसद को मूल अधिकारों में कमी करना है या फिर उनमें कटौती करना है तो वह उसे सिर्फ संविधान संशोधन के तहत ही कर सकता है, न कि साधारण विधेयक या साधारण कानून को पास करके। ठीक है, तो इस प्रकार मूल अधिकार स्थायी नहीं है, उनमें कटौती की जा सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं वर्तमान में प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के बारे में। सबसे पहला जो मूल अधिकार है वह है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है हमारा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और छठवां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। आइए विस्तार में जानते हैं इन सभी मूल अधिकारों को। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात करें तो सबसे पहला जो है इसमें वह है हमारा विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो या फिर सामान्य नागरिक हो, वह सभी कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर कानून है तो उसके लिए उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब यह है कि बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार होगा। का मतलब यह होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केवल शब्द को, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अलावा किसी और चीज़ को लेकर राज्य विभेद कर सकता है। ठीक है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल में प्रवेश, ठीक है, सार्वजनिक तालाब, मंदिर, स्नान घाट, इन सभी में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि इन चीज़ों को छोड़कर और किसी भी पैरामीटर को लेकर विभेद किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गरीब हो या अमीर हो, अगर वह राज्य की नियुक्ति के लिए अप्लाई करता है तो उन सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अमीर व्यक्ति को एलिजिबिलिटी में छूट दे दी जाए या फिर उनका डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाए, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद आता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। अस्पृश्यता शब्द न तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब यही है कि आप किसी के साथ किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में जाने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, किसी दुकान, सार्वजनिक होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से मना नहीं कर सकते हैं। आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, हॉस्टल में उनके प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अस्पृश्यता के अंदर आती हैं और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। और इसके बाद है हमारा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति उपाधियों को धारण नहीं कर सकता। कहने का मतलब जैसे पुराने समय में होता था, राय बहादुर की उपाधि मिलती थी, राज साहब, दीवान बहादुर। तो अनुच्छेद 18 के तहत ऐसी सारी उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है। समानता के अधिकार के बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में पहला है हमारा 6 अधिकारों की रक्षा। ठीक है, और ये 6 अधिकार हैं हमारा बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, मतलब घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बसने का अधिकार, और कोई भी कारोबार या व्यापार करने का अधिकार। तो ये जो 6 अधिकार हैं, इनकी रक्षा का उल्लेख किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके बाद के संबंध में संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उनके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 नागरिकों को भी प्रदत्त है और विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। इसके बाद आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। अर्थात राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोक सकता है। ठीक है, चौथा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है हमारा शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर शिक्षा का मतलब है प्राइमरी एजुकेशन से, ना कि उच्च शिक्षा से या फिर व्यावसायिक शिक्षा से। इसके बाद आता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यवहार का मतलब होता है कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के रूप में खरीदी बिक्री, उनको खरीदना बेचना, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, अर्थात जैसे वैश्यावृत्ति बोल सकते हैं इसमें, देवदासी प्रथा, दास प्रथा। ठीक है, इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अधिनियम भी बनाए हैं। और बलात्श्रम का मतलब होता है बेगार प्रथा, बिना परिश्रम के काम कराना। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि जो राय बहादुर साहब होते थे वो लोगों से अपने खेतों में काम करवाते थे और उन्हें पैसे भी नहीं देते थे। ठीक है, तो बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के काम कराना। तो हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और ऐसी प्रथाओं को रोका गया है। इसके बाद आता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, कारखाने, निर्माण कार्य, रेलवे आदि में 14 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, और इसमें बाल श्रम अधिनियम भी बना है 1986 में। इसके बाद आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले है धर्म को अबाध रूप से मानने तथा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण आज़ादी है। फिर आता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 27 से कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात हमारा जो राज्य है वह कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं करेगा।
राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। इसके बाद आता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर है हमारा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। फिर है हमारा छठवां मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है और यह अपने आप में ही एक मूल अधिकार है। संवैधानिक, ठीक है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है और इसके लिए रिट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत पीड़ित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। यानी कि अगर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी अधिकारी किसी काम को करने से मना करता है और अपने दायित्वों से पीछे हटता है तो न्यायालय उनसे परमादेश रिट के तहत पूछ सकता है। तीसरा रिट है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। चौथा है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना। एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अर्थात यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। ठीक है, तो हमारे मूल अधिकारों में 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप आपको मूल अधिकार समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।